हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के साथियों, आज मैं आप लोगों को डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर फर्स्ट बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग प्रोसेस में को बताने वाली हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कौन कौन सी यूनिट पढ़नी है, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, सारी चीज़ें एकदम डिटेल में आपको बताने वाली हूँ। तो जी हाँ, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में बेल आइकन है प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ वो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहले पहुँच सके। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया था कि मैं मंडे से आपकी क्लासेस स्टार्ट कर दूंगी, तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको धीरे धीरे सभी सिलेबस पहले बता दूं क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। जब तक आप अच्छी तरीके से ये नहीं समझोगे कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, तब तक आप अच्छे से तैयारी नहीं कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं कि हमें इस पेपर में यानी जो हमारा फर्स्ट पेपर है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, इसमें हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, चलिए, तो पहला आपका जो पहली यूनिट है वो है बाल विकास। ठीक है, जिसके बारे में आप पढ़ने वाले हो, यानी कि बच्चों का विकास कैसे करें, कैसे उसको डेवलपमेंट करें, बाल विकास क्या होता है, इसका क्या अर्थ है, इसकी क्या आवश्यकता है, इसके क्या क्या क्षेत्र हैं। सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे, जिसमें पहला आपका टॉपिक है बाल विकास का क्या अर्थ है, इसकी क्या आवश्यकता, क्यों हमें बालक के विकास की आवश्यकता पड़ी, क्या क्या क्षेत्र हैं इसके, ये सभी हमें पढ़ना है। दूसरा टॉपिक है आपका बाल विकास की अवस्थाएं, यानी कि इसकी कितनी अवस्थाएं होती हैं। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। बाल विकास की 3 अवस्था होती है। शैशवावस्था जो 0 से लेकर 6 वर्ष होती है, फिर हमारी बाल्यावस्था होती है जो 6 से लेकर 12 वर्ष होती है, फिर हमारी होती किशोरावस्था जो 12 से लेकर 18 वर्ष तक होती है। ठीक है, तो ये अवस्थाएं और इनके अंतर्गत होने वाले विकास, यानी जब हमारा बच्चा शैशवावस्था में होता है तो उसके अंदर कौन कौन से विकास, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, कौन कौन से विकास होते हैं। ठीक है, बाल्यावस्था में जब बच्चा होता है तो उसमें कौन कौन से विकास होते हैं, जब हमारा बच्चा किशोरावस्था में आता है तो उसमें कौन कौन से विकास होते हैं, इनके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, इसके अंतर्गत हमें होने वाले विकास के बारे में पढ़ना है। अगला है आपका टॉपिक शारीरिक विकास। आप सभी का विकास यानी बच्चे में शारीरिक विकास कैसे होता है, इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, शारीरिक विकास से क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, क्या गुण है, क्या हानि है, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको डिटेल में पढ़नी है। ठीक है, फिर बच्चों के मानसिक विकास के बारे में पढ़ना है, यानी जब बच्चा शैशवावस्था में है तो उसका मानसिक विकास कैसे होगा, जब बाल्यावस्था में है तो उसका मानसिक विकास कैसे होगा, जब वो किशोरावस्था में है तो उसका मानसिक विकास कैसे होता है, इसके बारे में पढ़ना है। फिर संवेगात्मक विकास के बारे में पढ़ना है कि बच्चे का संवेग ये जो होता है, संवेगात्मक विकास कैसे होता है, इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, चलिए, अब भाषा विकास और अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास। ठीक है, अगला टॉपिक है भाषा विकास, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, यानी बच्चे के अंदर भाषा का जो विकास है वो कैसे होता है। ठीक है, बच्चे कैसे बोलना सीखते हैं, किस अवस्था में क्या क्या चीज़ें सीख जाते हैं, कितने शब्द किस अवस्था में सीखते हैं, कितने वाक्य बनाना सीख जाते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमें पढ़नी है। ठीक है, इसके साथ साथ सृजनात्मकता एवं सृजनात्मक क्षमता के विकास, यानी बच्चे में कुछ नया, सृजनात्मकता का मतलब होता है नवीन विचार, तो बच्चे में कुछ नया करने की, कुछ नवीन विचार सोचने की, यानी कुछ नया करने की, कुछ नया विचार करने की कब क्षमताएं होती हैं, इसके बारे में पढ़ना है कि बच्चे के अंदर सृजनात्मक क्षमता का विकास कब होता है, ये हमें पढ़ना है। ठीक है, व्यक्तित्व का विकास एवं अर्थ। ठीक है, अब बच्चे में जो व्यक्तित्व का विकास है वो क्या है, उसका क्या व्यक्तित्व का मतलब क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, इसका क्या अर्थ है, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। फिर हमें पढ़ता है व्यक्तित्व परीक्षण के तरीके एवं समायोजन का उपाय। ठीक है, यानी व्यक्तित्व परीक्षण के कितने तरीके होते हैं और हमें बच्चों के अंदर समायोजन करने का उपाय कैसे किया जाए, उनमें समायोजन करने की क्षमता कैसे होती है। अगला है व्यक्तित्व विभिन्नता, यानी व्यक्तित्व विभिन्नता एक अलग से टॉपिक है जिसके बारे में हमें पढ़ना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत पूछा जाता है विव्यक्तित्व विभिन्नता के बारे में। इसका अर्थ क्या होता है, क्या इसके कारक होते हैं, इसका क्या महत्व होता है, सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़नी है। और ये जो व्यक्तित्व विभिन्नता है, इसमें हम जब टॉपिक आपको ये पढ़ाएंगे तो अच्छे से सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कल्पना, चिंतन एवं तर्क का विकास, यानी बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास, चिंतन का विकास और तर्क का विकास कब होता है, कैसे होता है, इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, फिर अगला टॉपिक है बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक, यानी बाल विकास के आधार और उनको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, हमें इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है,
चलिए, देखने में तो बहुत टफ लगता है, जब पहली बार कोई पढ़ता है तो ऐसे लगता है बहुत लेंथी है, बहुत टफ होगा, लेकिन बहुत आसान है। एक चैप्टर अगर बाल विकास में आपने पहला चैप्टर पढ़ लिया, बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया में बाल विकास के बारे में आपने समझ लिया, उसके शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, संवेगात्मक विकास सभी समझ लिया, उसके बाद सिर्फ आपको आराम से सारे चैप्टर आप आराम से बना के लिख सकते हो। ठीक है, अब वंशानुक्रम क्या होता है, वातावरण क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। वातावरण में जैसे आ जाता है कि बच्चे का पारिवारिक वातावरण कैसा है, उसका सामाजिक वातावरण कैसा होता है, उसके विद्यालय, उसका संचार माध्यम, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक है, चलिए, अब अगला जो आपका यूनिट है वो है अधिगम सीखना, यानी अधिगम यानी सीखने का, अधिगम का अर्थ और उसका सिद्धांत। ठीक है, तो अधिगम यानी जिसको हम लर्निंग कहते हैं, तो सीखने का क्या अर्थ है, इसका क्या सिद्धांत है, इसके बारे में पढ़ना है। तो अधिगम का अर्थ और प्रभावित करने वाले कारक, यानी अधिगम को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, ठीक है, सीखने के लिए कौन कौन से कारक जरूरी होते हैं, तो अधिगम का अर्थ क्या होता है, उसको प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक होते हैं, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। फिर अधिगम की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं, यानी अधिगम की प्रभावशाली, यानी सीखने की प्रभावशाली विधियाँ, जैसे करके सीखना, ठीक है, और क्या होता है हमारे मॉन्टेसरी विधि के द्वारा सीखना, यानी हम कैसे बच्चों को सीखते हैं और सिखाते हैं। ठीक है, अगला है अधिगम के नियम। कुछ नियम हैं, जैसे कि थॉर्नडाइक ने अपना नियम दिया है। थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम होते हैं, गौड़ नियम होते हैं। ठीक है, इनके मुख्य 3 नियम होते हैं, गौड़ नियम होते हैं, इनके सीखने में क्या उनका महत्व है, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, तो अधिगम के नियम में थॉर्नडाइक का नियम है। ठीक है, अधिगम के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं और कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता, यानी अधिगम के जो सिद्धांत हैं वो कौन कौन से हैं, और कक्षा में जब शिक्षण होता है, यानी कि क्लास में जो टीचिंग होती है उसमें ये कितने उपयोगी होते हैं, इनका व्यवहारिक उपयोग क्या है, इसके बारे में पढ़ना है। फिर अगला है थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ये पढ़ना है। इन्होंने थॉर्नडाइक ने अपना प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किस पर दिया था, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, पावलोव का संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत क्या है, ये पढ़ना है। स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत क्या होता है, और ये सभी हमारे क्या है, वैज्ञानिक हैं। थॉर्नडाइक है, पावलोव है, स्किनर है, कोहलर का सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ठीक है, और इन्होंने अपने अपने तरीके से दिया है। ठीक है, जैसे थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर अपना जो है सिद्धांत दिया था, पावलोव ने कुत्ते पर दिया था। ठीक है, स्किनर ने कबूतर और चूहे पर दिया था, कोहलर ने बंदर या वन मानुष पर दिया था। ठीक है, जिसे हम वानर भी बोलते हैं, उन पर दिया था। तो कैसे दिया था, कैसे इन्होंने सीखा कि कैसे ये सारे जो हमारे एनिमल्स हैं ये कैसे सीखते हैं। ठीक है, इन्होंने उससे जानकर ये सारी चीज़ें बताई। ठीक है, तो इन्होंने सभी को अपना अपना थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कहलाया, पावलोव का संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत कहलाया, स्किनर का क्रिया प्रसूत का सिद्धांत कहलाया, और कोहलर का सूज्यांतर दृष्टि का सिद्धांत कहलाया। ये पूछा भी जाता है, यहीं से क्वेश्चन आपका, एक क्वेश्चन तो आपका यहीं से बनता है। यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, जो सिलेबस है इसी से आपके 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे पूछ लिया जाएगा कि थॉर्नडाइक के सिद्धांत के बारे में बताइए, थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया था, और ऑप्शन में ये सारे सिद्धांत दिए होंगे और आपको एक चूज़ करना है। तो थॉर्नडाइक का प्रयास त्रुटि का सिद्धांत था। या ये पूछ लिया जाएगा कि इसके क्रिया प्रसूत का सिद्धांत किसने दिया है, और ऑप्शन में होगा थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, कोहलर। तो आपको आंसर देना पड़ेगा कि क्रिया प्रसूत का सिद्धांत किसका है, स्किनर का है। या फिर ये पूछ लिया जाएगा सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया है, तो आपका आंसर होगा कोहलर ने। ठीक है, और ये बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको रट लेना है। ये आपके यहीं तक नहीं, ये आपके टेट, सीटर और सुपर टेट तक पीछा नहीं छोड़ते हैं, यहीं से एक क्वेश्चन आपका बनता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इसी बात को आपको ये याद कर लेना है। ठीक है, कि कौन सा किसका सिद्धांत है और किस पर दिया है। जैसे मैंने अभी बताया, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर दिया था, पावलोव ने कुत्ते पर दिया था, स्किनर ने कबूतर और चूहों पर दिया था, कोहलर ने वन मानुष पर दिया था, सुल्तान नामक वन मानुष पर दिया था। ठीक है, जो एक चिंपैंजी था उस पर दिया था। ठीक है, ये पूछा भी जाता है। अब अगला आता है प्याजे का सिद्धांत। ठीक है, जीन प्याजे जो है उन्होंने अपना सिद्धांत किस पर दिया था। ठीक है, तो जीन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था, उनके सिद्धांत का नाम था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, तो ये आपसे यहीं से सारे क्वेश्चन देख लिए, टॉपिक से ही क्वेश्चन, ये जो आपका सिलेबस पढ़ा रही हूँ इस सिलेबस से ही क्वेश्चन बन गए हैं। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन इसी से बन जाते हैं। अगर आप सिलेबस ही ध्यान से पढ़ लोगे तो 3-4 क्वेश्चन यहीं से बनते हैं आपके। समझ में आ गया? तो ध्यान पूर्वक सुनिए।
फिर आपका वाइगोत्स्की का सिद्धांत है, जिन्होंने क्या किया था, इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया था, हमारे वाइगोत्स्की जी ने, इसके बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, कि पियाजे ने किसका सिद्धांत दिया था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, यानी बुद्धि और मानसिक स्थिति के बारे में बताया था। वाइगोत्स्की का सिद्धांत, इनका जो सिद्धांत था वो सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत था। ठीक है, चलिए, इन्होंने भी, जो हमारे जीन पियाजे हैं, इन्होंने और वाइगोत्स्की दोनों ने भाषा के बारे में बताया था कि बच्चा, भाषा विचार से पहले है, ये विचार भाई, यानी बच्चा पहले सोचता है फिर बोलता है, कि बच्चा पहले बोलता है फिर सोचता है, ये सारी चीज़ें इन दोनों ने डिस्कस की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सीखने का वक्र, अर्थ, प्रकार, सीखने में उनका महत्व, यानी सीखने का वक्र क्या होता है। देखिए, सीखने के वक्र में हम क्या क्या चीज़ें सीखेंगे कि एक वक्र हमारा जो होता है एकदम सीधी रेखा में चलता है, एक एस टाइप का होता है। ठीक है, और एक वक्र जो हमारा होता है, पहले क्या होता है, हम तेज़ी से सीखते हैं, फिर वो क्या होता है, डाउन हो जाता है। एक वक्र होता है जो पहले डाउन रहता है, फिर हम उसको तेज़ी से सीखते हैं। ठीक है, इस तरीके से होता है। जैसे पेपर आपका जब होता है, जैसे कि जब आपका एग्ज़ाम्स होता है, तो आप क्या करते हो, तेज़ी से पढ़ना शुरू कर देते हो, फिर जैसे एग्ज़ाम ख़त्म होता है, सारी बुक्स और आप कॉपियाँ क्या करते हो, सब रख देते हो। ठीक है, फिर जब एग्ज़ाम टाइम आया, 1 महीना पहले से आपने खूब मेहनत की, ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत की, तो ये होता है सीखने का वक्र। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर पढ़नी है, और इसका क्या महत्व होता है। ठीक है, सारी चीज़ें, ये टॉपिक भी बहुत ही इजी, ये जो आपका फर्स्ट पेपर है ना, देखने में आपको ऐसा लग रहा है फर्स्ट टाइम पढ़ने जा रहे हैं और टफ होगा, बहुत आसान है। एक बार अगर आप समझ लोगे तो दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगर इसकी डेमो क्लासेस लेनी है, इसको पहले से समझना है, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर मैंने जो पिछली क्लासेस पढ़ा रखी हैं, आप वहाँ पर देखिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी मैं किसी टॉपिक्स को पढ़ाने चलूँ तो मेरी प्लेलिस्ट में जा कर के जो मैंने पहले से पढ़ा रखा है उसको एक बार ज़रूर पढ़िएगा, ताकि जब मैं आपको समझाऊँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अगला है पठार, यानी सीखने का पठार क्या होता है, सीखने का कारण एवं निकारण, यानी इसका क्या कारण है और इसका क्या निकारण है। ठीक है, इससे हमें क्या इसकी क्या हानि है, इसके क्या लाभ है, ये सारी चीज़ें हमें पता चलेंगी। पठार का मतलब होता है रुकावट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिप्रेरणा यानी जिसे हम मोटिवेशन कहते हैं, और मोटिवेशन के बारे में पूछा जाता है। अभिप्रेरणा से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। हम ये नहीं कह सकते कि आपको किसी एक टॉपिक को आपको नहीं पढ़ना है, सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, सभी को आपको पढ़ना है। और पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है मेहनत की, मेरे साथ जुड़े हैं तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसके साथ साथ अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन जो होता है, इसका क्या अर्थ होता है, इसका क्या प्रकार है, इसका क्या महत्व है, ये सारी चीज़ें तो सभी में पढ़नी है। कि जिस भी टॉपिक को आप शुरू करोगे तो उसके अर्थ तो उसको पता ही होना चाहिए कि इसे कहते क्या है, ये इसका क्या अर्थ है, इसका क्या महत्व है, इसकी क्या विशेषताएँ हैं। ठीक है, इसकी क्या उपयोगिता है, ये तो सारी चीज़ें आपको, जब तक आप ये नहीं समझोगे कि इसका क्या उपयोग है, इसकी क्या विशेषताएँ हैं, इससे हमें क्या हानि है, इससे हमें क्या लाभ है, जब तक इसके क्या गुण हैं, इसके क्या दोष हैं, जब वही नहीं पता होगा तो हम चीज़ों को कैसे समझेंगे। तो वही हर टॉपिक में ये तो आपका कंपलसरी है ये सारी चीज़ें। ठीक है, फिर हमें क्या है, ध्यान के बारे में पढ़ना है, और इसका अर्थ क्या होता है, ध्यान कितने प्रकार का होता है, और ये ध्यान हमें कैसे क्या होता है प्रभावित करने वाले, इसके क्या क्या कारक हैं, इसके बारे में पढ़ना है। फिर है रुचि, जिसे हम इंटरेस्ट बोलते हैं। जब तक हमें किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होगा, जैसे आपको डीएलएड में इंटरेस्ट है इसलिए आपने डीएलएड में एडमिशन लिया है, आपको टीचिंग में इंटरेस्ट है तभी तो आपने टीचिंग के लिए आपने एडमिशन लिया है। ठीक है, तो जब भी हमें किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होगा, देखिए हमें क्या होता है, जब मेरा कोई फेवरेट सब्जेक्ट होता है तो वो हमें उसको पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ हो, चाहे साइंस हो, चाहे सोशल साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, तो वो क्या होता है, हमें उसको पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो हमारा हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है इसलिए। ठीक है, तो इसी तरीके से रुचि क्या होता है, इसका क्या अर्थ है, ठीक है, इसके क्या प्रकार हैं, ये कितने प्रकार की होती है। बच्चों के रुचि का परीक्षण यहाँ पर करने के लिए बताया जाएगा। ठीक है, अब होता है स्मृति, जिसको हम बोलते हैं मेमोरी, क्या बोलते हैं, जिसको हम मेमोरी बोलते हैं।
ठीक है। तो स्मृति क्या होती है, ये मेमोरी होती क्या है, इसका क्या अर्थ है, क्या प्रकार है, अच्छी स्मृति की प्रभावित कारक। और यहाँ पर मेमोरी किसी कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर बच्चों के दिमाग के बारे में बात की जा रही है कि उनके अंदर सोचने और समझने की क्षमता कितनी होती है, उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, ना कि कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में बात की जा रही है। ठीक है। फिर होता है विस्मरण, यानी भूली हुई चीज़ को ध्यानपूर्वक, किसी चीज़ को ध्यान देकर याद करना। जैसे मान लो आप 10 साल बाद आप किसी चीज़ को याद कर रहे हो और आपको मान लो किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई 10 साल बाद या 5 साल बाद या 2 साल बाद या 10 दिन बाद। ठीक है। जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है या आप किसी जगह गए होते हो और फिर उसको 10 साल बाद याद किया जाता है, हम लोग वहाँ गए थे, नानी के घर गए थे, वहाँ पे ऐसा था वैसा था। तो आप जब आपको जो चीज़ नहीं याद होती तो आप उसको ध्यान लगा कर याद करते हो। ठीक है। तो वो क्या होती है, या आप किसी चीज़ को भूल जाते हो और उसे ध्यान लगा कर याद करते हो, तो वो क्या कहलाती है, विस्मरण कहलाती है। ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है, इसका क्या कारण है, क्या महत्व है, ये तो चीज़ें होती ही हैं समझने के लिए। ठीक है। फिर आएगा सांख्यिकी। सांख्यिकी जो है आपका, सांख्यिकी का अर्थ क्या होता है, इसका महत्व क्या है, आंकड़ों का रेखा चित्रीय निरूपण करिए। ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको पढ़नी है, जिसमें सांख्यिकी में क्या होता है, माध्य, माध्यिका, बहुलक आपने पढ़ा होगा। अगर आप आर्ट साइड से हो या साइंस साइड से होगे, आपका बैकग्राउंड होगा, तो वो आपने पढ़ा ही होगा कि माध्य क्या होती है, माध्यिका क्या होती है, बहुलक क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ा है और यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो आई होप कि आपको सारे के सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। मैंने पूरी कोशिश की अच्छी तरीके से आपको समझाने की, और जितना मैंने समझाया उसे थोड़ा ही आपको पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। और याद रखिएगा, जैसे ही मैं आपको पहले से ही आपको बता दूंगी कि आपको कौन सा चैप्टर मैं पढ़ाने वाली हूँ, तो आप पहले से ही उसको पढ़ कर आइएगा। और पढ़ना कैसे है, किसी भी बुक्स को आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता दे रही हूँ। लोग बोलते हैं ना बुक्स ख़रीद लो, ये ख़रीद लो, वो खरीद लो, मैं सच बता रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ क्लासेस देखो, कुछ मत पढ़ो। क्लास देखो, नोट्स बनाओ, कुछ मत करो, क्लास देखो, नोट्स बनाओ। एंड में क्या होता है, आप खुद के ही नोट्स पढ़ते हो। ठीक है। ये एकदम आपको, भाई आप बच्चों को कैसे पढ़ाने जा रहे हो, कैसे पढ़ाओगे, क्या आपको इतना नहीं पता है? बिल्कुल पता है। और अगर नहीं पता है तो आप टीचिंग करने आए ही हो, आपको सारी चीज़ें खुद ही पता चल जाएंगी। इतना तो नॉलेज सबको होता है। ठीक है। थोड़ी बहुत आपको नॉलेज और लेनी पड़ती है। तो किसी भी बुक्स की ज़रूरत नहीं है, किसी भी, अगर आपका फिर भी मन नहीं मानता तो आप सीरीज़ ले सकते हो। ठीक है। किसी भी सीरीज़ को ख़रीद सकते हो, और सीरीज़ अभी मत ख़रीदना, सीरीज़ जब आपका पेपर होने वाला होगा तब ख़रीदना है। क्योंकि सीरीज़ क्या है, जब उस टाइम आपका नई सीरीज़ आएगी, नए सेशन से सीरीज़ आती हैं, तो अगर मन हो तो ख़रीद सकते हो, वरना ये सीरीज़ भी मैं पढ़ा दूँगी। ठीक है। इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन बहुत से लोग होते हैं नहीं समझ में आता, तो उनके लिए कह रहे हैं, लेकिन किसी बुक्स की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। बुक्स की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जितना भी बुक्स का पोर्शन है वो खुद ही मैं क्लियर करा दूंगी, सीरीज़ भी क्लियर कराऊंगी, इसके साथ साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी पढ़ा दूंगी। तो फिर क्या ही ज़रूरत है, सिर्फ आप नोट्स बनाइए, क्लासेस लीजिए और नोट्स बनाइए। ठीक है। चलिए, तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई डाउट्स है तो भी आप पूछ सकते हैं। इससे पहले मैंने वीडियो एक दी है, उसको आप देख लीजिएगा। मैंने उसमें बताया है कि क्या क्या पेपर होता है, कौन कौन से पेपर होते हैं, कितने नंबर के होते हैं, कितने पासिंग मार्क्स लाने होते हैं, इंटर्नशिप कितने नंबर की होती है, प्रैक्टिकल कितने नंबर का होता है, आपके एक्सटर्नल मार्क्स, इंटरनल मार्क्स कितने नंबर के होते हैं, सारी चीज़ें डिटेल में मैंने बताई है। और डीएलएड का रिज़ल्ट कैसे बनता है, सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर बताई है, और आप वहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो को पूरा देखने के लिए हमारे सभी प्रशिक्षुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, अपने कॉलेज ग्रुप में, और इसके साथ साथ अगर पहली बार आए हो चैनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। साइड में बेल आइकन है, बेल आइकन को प्रेस कर लो, और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन है आपको पहले पहुँचेगी, इसके साथ साथ जो भी आपके न्यूज़ होगी डीएलएड से रिलेटेड वो आपको मिल जाएगी। और जल्दी से बेल आइकन को प्रेस करने के बाद आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।